नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझते हैं। और तीसरा, अगर कोई की कॉन्सेप्ट्स एडिटोरियल में आए हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तो उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है और ये 11 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है आसाम ऑयल इंडिया लिमिटेड ब्लो आउट फायर, द पॉल्यूटर मस्ट पे। तो एडिटोरियल बात करता है आसाम में जो नेचुरल गैस वेल में पहले ब्लो आउट वाला एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसमें आग लग गई और उससे किस तरीके से जो आसपास के जंगल हैं और एक नेशनल पार्क भी पास में स्थित है तो उसमें किस तरीके का नुकसान हो रहा है वन्य जीवों के लिए और लोगों के लिए भी। तो ये उस पर आधारित है एडिटोरियल। आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो एडिटोरियल सीधे लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि ये नेचुरल गैस वेल जिसमें अब आग लग गई है ये एक नेशनल पार्क के पास स्थित है, तो इससे एनवायरनमेंट के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आदि से लिंक होता है। और क्योंकि ये एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है, मैनमेड डिजास्टर है, तो ये डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी संबंधित है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले समझते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो ये है आपके सामने आसाम का मैप और इसमें आप देख सकते हैं कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। और ये जो ऑयल वेल है और यहाँ OIL जब बात हो रही है तो ये कंपनी का नाम है जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड और ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और इसके द्वारा जो ड्रिलिंग हो रही है और नेचुरल गैस को निकाला जा रहा है इस वेल से, तो इसकी मरम्मत चल रही थी, मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, तब ये एक्सीडेंट हुआ और ये ब्लो आउट हुआ पहले और उसके 13 दिनों के बाद इस वेल ने आग पकड़ ली है। और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है ये इसके 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और जो इको सेंसिटिव जोन होता है इस नेशनल पार्क का वो इससे केवल जहां आग लगी है उससे केवल 300 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड भी है जिसको हम आगे देखेंगे, जिसमें कि गैंजेटिक डॉल्फिन और होलोक गिबन जैसे इंडेंजर्ड एनिमल्स भी हैं और उनपे भी अब खतरा मंडरा रहा है। तो आसाम के मैप में आप कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख सकते हैं। तो यहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ मानस नेशनल पार्क है और एक ये ओरांग नेशनल पार्क है। तो ये 4 आपको पता होने चाहिए जो आसाम में नेशनल पार्क्स हैं और कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। तो ये दृश्य है जहां आग लगी है उस नेचुरल गैस वेल का। तो आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग लगी हुई है। और ये है गैंजेटिक डॉल्फिन, ये जो वहां पास में ही वेटलैंड है उसमें ये पाई जाती है और एक गैंजेटिक डॉल्फिन मरी हुई पाई गई है इस ब्लो आउट के बाद। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि गैंजेटिक डॉल्फिन को भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में घोषित किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पीटी के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है। ये जो जानवर आपको नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं होलॉक गिबन्स और ये प्राइमेट्स हैं। जो फीमेल होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं और जो मेल्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और ये भी इसी डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। 2 टर्म भी आपको पता होने चाहिए कि ब्लो आउट का मतलब क्या होता है। तो जब अनियंत्रित क्रूड ऑयल या गैस किसी भी क्रूड ऑयल वेल या नेचुरल गैस वेल से निकलती है और जो प्रेशर कंट्रोल सिस्टम होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वो फेल हो जाते हैं तो एक ब्लो आउट हो जाता है। तो अगर नियंत्रित रूप से वो निकाली जा रही है सिस्टम के द्वारा तब तो वो नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, ऑयल या नेचुरल गैस निकल रही है और उसको स्टोर किया जा रहा है। लेकिन अगर ब्लो आउट हो जाता है तो एक अनकंट्रोल्ड रिलीज होता है कि जिसपे आपका कोई नियंत्रण नहीं है और यहाँ पहले यही हुआ। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंडेंसेट, तो जब नेचुरल गैस निकलता है किसी भी नेचुरल गैस वेल से तो उसके साथ कुछ लिक्विड हाइड्रोकार्बन भी निकलते हैं और इसी को कंडेंसेट कहा जाता है। ये लो डेंसिटी हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये नेचुरल गैस जहां भी निकलती है उसके साथ मिलता है और इसको करीब करीब क्रूड ऑयल की तरीके से ही यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि हुआ क्या। तो 11 मई को परमिशन दी गई ऑयल इंडिया लिमिटेड को कि वो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के पास जो जगह उसको आवंटित की गई है वहां 7 नई नेचुरल गैस वेल्स को ड्रिल करे। और इसी दौरान जो 2006 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एक वेल जिसमें अब आग लग गई है उस वेल को मेंटेनेंस के लिए काम शुरू किया और मेंटेनेंस के दौरान ही उसमें ब्लो आउट की सिचुएशन हो गई और ये हुआ 27 मई को। और इसके 13 दिन बाद यानी कि जून 9 को इस नेचुरल गैस वेल में आग लग गई है। और ब्लो आउट जैसा कि हमने पहले देखा कि अचानक अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित
रिलीज हो जाए गैस या ऑयल की वेल से, तो उसको ब्लो आउट कहते हैं। और ये जो गैस वेल है इसका नाम है बागजान 5 वेल और ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको पहले 2006 में सबसे पहले ड्रिलिंग हुई थी इसकी, और ये 80,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन कर रही थी। काफ़ी अच्छी वेल मानी जाती है ऑयल इंडिया लिमिटेड की। और इसमें जो प्रेशर होता है नॉर्मल प्रोडक्शन में वो करीब करीब 2700 PSI प्रेशर होता है, जो कि आप अभी देख सकते हैं कि अब जब ये ब्लो आउट हो गया है तो ये करीब करीब 4200 PSI है। तो करीब करीब दुगने वेग से नेचुरल गैस निकल रही है। और जो अभी करंट डिस्चार्ज है वो करीब करीब 90,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि गैस का जो वॉल्यूम मेजर होता है वो स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे इस यूनिट में मेजर किया जाता है, और जो प्रेशर है वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इसमें मेजर होता है। और क्या वजह होती है कि ये ब्लो आउट हो जाता है? तो कभी कभी जो प्रेशर बैलेंस होता है किसी भी नेचुरल गैस वेल में वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से किक या चेंज बदलाव आता है प्रेशर में। और अगर इन किक्स को कंट्रोल नहीं किया जाए समय पर तो ये ब्लो आउट की स्थिति उत्पन्न कर देता है, जो कि यहाँ हुआ। और नेचुरल गैस वेल्स में जनरली एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको कहा जाता है ब्लो आउट प्रिवेंटर, कि इस तरीके की दुर्घटना ना हो। लेकिन क्योंकि ये वेल मेंटेनेंस में थी तो ये ब्लो आउट प्रिवेंटर को हटा दिया गया था और वेल को बंद कर दिया गया था। लेकिन किसी वजह से ये ठीक से नहीं हुआ था और इस वजह से ये ब्लो आउट की घटना हुई। और इस ब्लो आउट में जो प्रेशर है गैस का उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा कि किस प्रेशर के साथ सीटी से वो गैस निकलती है, स्टीम निकलती है। तो अगर आप अनुमान लगाएं या अंदाजा लगाएं कि अगर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख प्रेशर कुकर हैं और वो एक साथ स्टीम रिलीज कर रहे हैं, तो वैसा कुछ हो रहा है उस नेचुरल गैस वेल में। और इस ब्लो आउट के कारण क्या हो सकते हैं कि या तो ध्यान या सावधानी पूर्वक काम नहीं किया गया, बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए गए, इस वजह से भी हो सकता है। मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हुई, बहुत अगर पुरानी हो गई मशीनें तब भी हो सकता है। अगर कोई इसको सैबोटेज करे यानी कि जानबूझ के इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तो तब भी हो सकता है, या फिर इसके जियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लो आउट होता है। अब ब्लो आउट को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है? तो एक तो जो रिजर्वायर यानी कि अगर नेचुरल गैस वेल है ये, और ये जो नेचुरल गैस है वो एक रिजर्वायर से निकल रही है, तो ये रिजर्वायर कितना गहरा है कितना बड़ा है इस पे भी डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या प्रेशर है जिससे ये गैस बाहर की ओर निकल रही है, तो इस पे निर्भर करेगा कि ब्लो आउट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। और कुछ टेक्निक होती हैं इस ब्लो आउट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें या तो एक कंट्रोल ब्लास्ट किया जाता है जिसके द्वारा जो नेचुरल गैस है वो भी खत्म हो जाए और वहाँ जो ऑक्सीजन है वो भी समाप्त हो जाए, जिससे कि आग अपने आप बुझ जाएगी। दूसरा होता है कि पास में ही एक और वेल को ड्रिल कर लिया जाए और उसको उस वेल के रिजर्वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि जिस वेल में आग लगी हुई है वहाँ जो नेचुरल गैस की सप्लाई है कम हो जाए और वो आग अपने आप बुझ जाएगी। और तीसरा तरीका होता है कि एक नया ब्लो आउट प्रिवेंटर से उस वेल को कैप कर दिया जाए। और अभी के हालात को देख के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 4 हफ्तों का समय लगेगा इस आग को बुझाने के लिए और ब्लो आउट को रोकने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए यहाँ वो ये है कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ये इसके पास है जो वेल में आग लगी है। और दूसरा एक वेटलैंड जो इसके पास है वो है मागुरी मोटापोंग वेटलैंड, मागुरी मोटापोंग वेटलैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है और ये फेमस है जो हमने देखा गैंजेटिक डॉल्फिन के लिए और हुलॉक गिबन्स के लिए। और यहाँ कई प्रकार के चिड़िया भी देखने को मिलती हैं, तो बहुत सारी बर्ड्स भी यहाँ आती हैं। और अब जो आग लगी है उससे काफ़ी यहाँ का वन्य जीवन प्रभावित हुआ है। और साथ ही साथ जो 1610 फैमिलीज थी उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है रिलीफ कैंप्स में। तो ये था इस सारी घटना के बारे में। अब आइए देखते हैं कि क्या की पॉइंट्स हैं एडिटोरियल के। तो एडिटोरियल यही बताता है कि असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजन प्राकृतिक गैस कुएं से अचानक धुआं उठने लगा और ये सक्रिय हो गया। तो ब्लो आउट हुआ 27 मई को और उसके 13 दिन बाद यानी कि 9 जून को ये आग पकड़ ली इस कुएं ने। और ये कुआं डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के बेहद ही पास है, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ एक फेमस वेटलैंड भी है जिसको हमने अभी देखा, वहाँ काफी दुर्लभ पक्षियों का निवास स्थान भी है। और इस घटना ने जैव विविधता एवं वन्य जीवन को व्यापक नुकसान पहुंचाया है और अब जो आग की लपटें हैं उससे और ज्यादा विनाश होने की संभावना है।
और एडिटोरियल कहता है कि ये दुर्घटनाएं पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खतरनाक श्रेणी के उद्योगों को अनुमति प्रदान करने की गलती को दर्शाते हैं। तो क्या हुआ है कि हैजार्डस इंडस्ट्रीज को आपने एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में अलाउ किया है, तो सबसे बड़ी गलती तो यही जान पड़ती है। लेकिन फिर बात ये भी है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, इसके बीच में जो डिबेट है कि हम डेवलपमेंट को बढ़ाएं या एनवायरनमेंट को बढ़ाएं, तो ये एक विवादास्पद मुद्दा है। लेकिन यहाँ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। और किस प्रकार ऑयल इंडिया लिमिटेड को ये मंजूरी मिली और वो भी लॉकडाउन पीरियड के दौरान, ये एक सोचने का विषय है। और एडिटोरियल भी ये कहता है कि मई के महीने में ऑयल इंडिया लिमिटेड को डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में अतिरिक्त ड्रिलिंग के लिए जो मंजूरी मिली है, इस आदेश की अब समीक्षा होनी चाहिए। और ये आकलन करना भी जरूरी है कि किस प्रणाली की विफलता के कारणवश ये दुर्घटना हुई है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी इस बात की पूरी जांच करनी चाहिए कि क्या उनके सिस्टम में फेलियर्स रहे जिसकी वजह से ये ब्लो आउट हुआ और बाद में आग लग गई है इस नेचुरल गैस के कुएं में, और इस प्रकार पर्यावरण तथा आजीविका को नुकसान पहुंचा है। और इसके बाद प्रश्न उठाता है एडिटोरियल मुआवजे का। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को मुआवजे के लिए जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल है उसके तहत उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, यह एडिटोरियल का कहना है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल जो कि एमसी मेहता केस, जो कि बहुत ही फेमस है 1986 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को दिया था। और इसका सीधा साधा मतलब ये है कि कंपनी के द्वारा कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता कि ये दुर्घटना कोई नेग्लिजेंस से हुई है, एक्सीडेंट से हुई है, किसी भी प्रकार से हुई है। अगर आपके द्वारा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर हुआ है, एनवायरमेंटल एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और आपके ऊपर ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल का सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। लेकिन साथ ही साथ एडिटोरियल ये बताता है कि भारत में मुआवजे व राहत प्रक्रिया मिलने वाला प्रोसेस बहुत ही जटिल है और इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगता है। और एडिटोरियल ये भी बताता है कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, द मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंट रिलीफ फंड। और इस रिपोर्ट में उसने बताया है कि एनवायरमेंट रिलीफ फंड में क्या क्या दिक्कतें हैं, और मुख्यतः उसने 3 समस्याओं को उजागर किया है। और पहला बताया है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा जो राशि कॉम्पेंसेशन के रूप में ऑर्डर की जाती है, वो इस एनवायरमेंट रिलीफ फंड में क्रेडिट नहीं हो रही है, तो ये एक दिक्कत है। दूसरा, मुआवजे से संबंधित मामले, जो कि किसी एनवायरमेंटल डिजास्टर में कोई मुआवजा देने की बात की गई है, ऑर्डर दिया गया है, वो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और वहां काफी समय तक वो विलंबित रहते हैं। तो इस तरीके की दिक्कत भी हो रही है। और तीसरा बताया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या सरकार, दोनों में से ही कोई भी जो कॉम्पेंसेशन प्रोसेस है या मुआवजा प्रक्रिया है, उसका कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, क्या वो सही तरीके से हो भी रहा है कि नहीं, इसका कोई फॉलोअप सरकार के द्वारा भी नहीं किया जा रहा है, ना ही एनजीटी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो इन 3 कमियों को एडिटोरियल ने बताया है, एनवायरमेंट रिलीफ फंड की कमी। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि इन कमियों का समाधान किया जाना चाहिए, अन्यथा जो दोषी पक्ष हैं उन पे कानूनी प्रक्रिया का कोई भय नहीं रहेगा। और जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, जिसका मतलब ये है कि जो पॉल्यूशन कर रहा है, तो पॉल्यूशन के द्वारा जो कीमत अदा करनी है या उस पॉल्यूशन को दूर करने की जो कीमत अदा करनी है, वो उसी कंपनी को या उसी एंटिटी को करनी होगी। और ये पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है और इसको पूरी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, तभी जो पीड़ित पक्ष हैं उनको न्याय मिल सकेगा। और जो ऐसी पार्टीज हैं जिनकी वजह से ये डिजास्टर हो रहे हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें भी एक सबक मिलेगा कि अगर उनके द्वारा कोई गलती होगी तो उन्हें पूरा मुआवजा देना पड़ेगा और उन पे कठोर कार्रवाई भी होगी सरकार की तरफ से। तो ये बहुत जरूरी है। और ये थे इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो ये कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि जो पॉल्यूशन को कर रहा है या प्रदूषण कर रहा है, उसी को उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके द्वारा जो लोगों की हेल्थ है और एनवायरनमेंट, उस पर बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ एक उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि एक फैक्ट्री जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है, जो कि उसका मेन प्रोडक्ट नहीं है लेकिन बाई प्रोडक्ट है, तो उस एक्टिविटी के लिए या उस बाई प्रोडक्ट को सेफली डिस्पोज करने के लिए वो फैक्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी। तो ये अर्थ होता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का।
और ये आधारित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में, और ये 1992 में जो रियो डिक्लेरेशन हुआ था उसका पार्ट भी था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कभी प्रीलिम्स में पूछ भी सकता है, और आप ऐसे राइटिंग या मेंस आंसर राइटिंग में भी इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी की डॉक्ट्रिन, और ये सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता केस में रखी। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल के अंतर्गत ये माना गया है कि जो हैजार्डस इंडस्ट्री हैं वो किसी भी प्रकार का एग्जेम्पशन यानी कि छूट नहीं क्लेम कर सकते हैं, और उनको कंपलसरी रूप से कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा, चाहे जो डिजास्टर हुआ है वो उनकी नेग्लिजेंस से हुआ है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एक्सक्यूज मिलता था कि गलती से हो गया, ये एक्सक्यूज इस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत हैजार्डस इंडस्ट्रीज को नहीं दिया गया है। तो ये काफी अच्छा प्रिंसिपल है। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 ने भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को अपने अंतर्गत मान लिया है, और इसका जो सेक्शन 17 है वो मैंडेट करता है कि ट्राइब्यूनल को एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, और एक हैजार्डस एंटरप्राइज तब भी जिम्मेदार है जबकि जो डिजास्टर हुआ है वो एक एक्सीडेंट है और उसमें कंपनी की कोई नेग्लिजेंस नहीं है, तब भी उसके ऊपर ये लागू होगा कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा, और उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी भी बनेगी। अब देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है लोकेशन के बारे में, कि जो नेचुरल गैस वेल में आग लगी है तो ये कहाँ लोकेटेड है, कौन सा नेशनल पार्क इसके पास लोकेटेड है, कौन सा वेटलैंड इसके पास लोकेटेड है, या उस नेशनल पार्क या वेटलैंड पे अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा सवाल जो बन सकता है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी पाई जाती हैं इन नेशनल पार्क और वेटलैंड में, तो उस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेचुरल गैस क्या है, कॉन्डेंसेट क्या है, ब्लो आउट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, किस यूनिट में मेजर होता है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे सवाल पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन ज़्यादा जरूरी है या भारत जैसे देश के लिए डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी होगी, एक बीच के रास्ते की बात की जाएगी। और इको सेंसिटिव जोन्स में क्या परमिशन दी जानी चाहिए हैजार्डस इंडस्ट्रीज को, जैसा इस केस में दी गई है, और इसके द्वारा एक डिजास्टर भी हो गया है, तो इस पे भी आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए। और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। और आज का जो एडिटोरियल था ये ऐसे राइटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप ऐसे राइटिंग में भी एक एग्जाम्पल के तरीके से बता सकते हैं कि अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में इस तरीके की इंडस्ट्रीज को परमिशन दी जाती है तो इस तरीके के हादसे भी हो सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक नीति होनी चाहिए जिसके द्वारा ये परमिशन ना दी जाए ऐसे इको सेंसिटिव जोन्स में। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।